खबर ये भी है कि ये भी कंसीडर किया जा रहा है और इस इंक्वायरी में ये बात भी सामने आई है कि जनरल फैज़ जो अपने एज ए डीजी ISI जो उन्होंने कंडक्ट किया उसमें उन्होंने खुद नुमाई की, उन्होंने उसमें जो है टॉप सिटी का जो मामला था वो सामने आया और 9 मई के वाक़यात या जो पोस्ट रिटायरमेंट या उससे पहले जिसमें पाकिस्तान को मुख्तलिफ जगहों पर जो है नुकसान भी पहुँचा, अफ़गानिस्तान का मामला था या अब तालिबान जो पाकिस्तान में आए उनके साथ जो है खुद नुमाई करना, सारा सामने आना मामला, तो ये भी कंसीडर किया जा रहा है क्या कि उनके एज ए डीजी ISI अपॉइंटमेंट ही गलत फैसला था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई ऐसा चीज इवन पाइपलाइन में है जिसमें ये सवाल हो कि जी काजी के फैज हमीद साहब को डीजी ISI क्यों अपॉइंट किया गया, उन्होंने तालिबान के हवाले से जो पॉलिसी अपनाई, जो दोबारा उनको पाकिस्तान के अंदर कोई सेटलमेंट करानी थी लोगों की, वो कितनी दुरुस्त या गलत पॉलिसी थी। मैं अगर आप इसको गौर कर पाए, मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये शायद वो चीजें हैं जो सही हुई या गलत हुई। इमरान खान साहब को लाना सही हुआ या गलत हुआ, इनको शायद इदारा भी इंस्टीट्यूशनल कवर दे रहा है, उन पर तो बात ही कोई नहीं कर रहा ना। उन पर तो सियासी जमातें बात करेंगी, PMLN करेगी कि जनरल फैज हमीद साहब ने मियां नवाज शरीफ को फारिग करवाया। मुनीब भाई, एक तो आपने ये वादे कर दिया एज आपकी एक कानून का भी हवाला है, आप लॉ ग्रेजुएट भी हैं, कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही जाएगा और अभी पेंडिंग कोई रेफरेंस नहीं है। एक बात। दूसरी बात मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि जाहिर है ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है कि इतनी पावरफुल शख्सियात को भी कानून के नीचे हैं, ये हमें एस्टेब्लिशमेंट ने एक पॉजिटिव मैसेज तो दे दिया, मगर इसके साथ एक और बहस चल रही है। जो वजीर हैं मौजूदा हुकूमत के, वो बाजवा साहब के साथ अपना इंटरेक्शन, डील की, ये इतनी खुल के बातें हो रही हैं कि जनाब उनके ससुर मिले जाके नवाज शरीफ साहब को कि इनको लगा दें। ये बात ख्वाजा आसिफ साहब ने, कल मैं उनका प्रोग्राम देख रहा था, उसमें कही। डू यू थिंक कि दे आल्सो नीड टू बी रेन्ड इन, कि ये बातें पब्लिक में ना की जाएं और ये प्रैक्टिस भी ख़त्म की जाए? मुनीब साहब, बात ये काजी साहब, गुजारिश है कि ये एक एस्पेक्ट ऐसा है, अब इसको मैं बड़ी खुली तरीके से कुछ कोशिश करता हूं, मैं इसको समराइज कर दूं आपके लिए। हमारे मुल्क में जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होती है, चाहे कोई भी हो, ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए बड़ा स्लिपरी स्लोप होता है। इशू ये है कि सियासी जमातें या कोई हुकूमत जो माजी में भी तासुर रहा है कि नहीं वो चीफ लाएं जो हमारा चीफ हो, जिनके साथ हमारा ताल्लुक अच्छा हो, सब कुछ हो। किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया, किसी को आप पसंद आ गए, कोई आपको पसंद है, किसी के ससुर आपके पास आ गए, उनका आपका पुराना ताल्लुक है, जो बाजवा साहब के केस के अंदर हुआ। अब इशू ये है कि बाजवा साहब को मियां नवाज शरीफ साहब ने पिक करके, हाल में 4थे या 5वें नंबर पर थे, उनको लगाया, खमियाजा भुगता कि जी उनको लगाया। और बेशक वो उस फील्ड के अंदर थे, उन तमाम उस पूरे जो एक ऑफिसर्स का था एक ग्रुप, उसके अंदर से थे, उनको एलिवेट किया गया। अब इशू ये भी है कि जब जनरल बाजवा साहब ने 2 अपने अदवार यानी एक्सटेंशन भी 3 साल गुजार लिए, तो जाते जाते वो प्रॉब्लम ये था कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी मर्जी के खिलाफ कोई आर्मी चीफ बने। जनरल बाजवा साहब ने टूथ एंड नेल, आई रिपीट टूथ एंड नेल, अपोज किया कि जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ ना बने, और वो इसके बारे में मुख्तलिफ इस्तदलाल उनके थे। गवर्नमेंट चाहती थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब बने। दूसरे कैरेक्टर थे जनरल फैज हमीद साहब, वो भी नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। जनरल बाजवा साहब, अब ये ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात कही है कि जनरल बाजवा साहब कहते थे कि जी मैं फैज हमीद साहब का नाम भी पीछे ले लेता हूं, तो आप जनरल आसिम मुनीर साहब को भी ना बनाएं, आप किसी तीसरी शख्सियत को बना लें। अब मलिक अहमद खान साहब ने कहा है कि जी वो तीसरी शख्सियत जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब थे, जो कि अगेन एक बड़े ही डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, इस वक्त CGS हैं, वो उनको चाहते थे बनाना आर्मी चीफ, लेकिन गवर्नमेंट ने जनरल आसिम मुनीर साहब को बना दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सारी बातें इतनी खुल के अब सामने आ गई हैं, लेकिन एक बात के ऊपर सबका कंसेंसस है, वो क्या कि जितनी बड़ी साजिश 2022 नवंबर अक्टूबर में हुई जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट के बाद, इतनी बड़ी साजिश किसी भी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में नहीं हुई, और बड़ी ऑनरेबल लोगों ने बड़ा डिसऑनरेबल कॉन्डक्ट शो किया। मैं इसी पर आपको कंक्लूड करूंगा। एक मैं जनरल बात आपसे ज़रूर करूंगा, चूंकि आप एक दानिश्वर भी हैं,
ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये व्हीलिंग होती है, स्लिपरी स्लोप है, और इसलिए क्या इसकी एक वजह यह भी है मुनीब साहब कि यहाँ के किसी लीडर की जड़ें अवाम में नहीं है, और जब अवाम में जड़ें ना हों तो फिर बैसाखियाँ तलाश करनी पड़ती हैं, वरना तो ये प्राइम मिनिस्टर का सोल प्रीरोगेटिव है, वो जिसको लगाएं जिसको ना लगाएं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना इसके अंदर काजी साहब, अवाम में जड़ें तो चलें, हम ये डिबेटेबल एक बात हो सकती है किसकी है किसकी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ताकत किसके पास है। असल जड़ें मजबूत होने के बावजूद अगर इदारा इतना ताकतवर है, नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है आप, इदारा इतना ताकतवर है कि मैटर ही नहीं करता कि कोई 3/2 अक्सरियत का वजीर आजम है, मैटर ही नहीं करता कि कोई कितना पॉपुलर वजीर आजम है। अगर इदारे ने फैसला कर लिया है कि कोई बंदा नहीं इक्तदार में आ सकता तो वो नहीं आता। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला हुआ, वो 2 अक्सरियत के वजीर आजम थे, 3 दफा हुकूमतें नहीं एंजॉय पूरी कर सके अपना टेन्योर। इमरान खान साहब की हुकूमत लाई गई 2018 में, जब एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठाया तो धड़ाम से वो हुकूमत गिर गई। 2024 के में हुकूमत बनाई गई, मुक्तदरा का एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा है इसके अंदर। ये हुकूमत उस वक्त तक इक्तदार में है जब तक अच्छा, एक बात मुनीब भाई मैं चाहूंगा इस कम वक्त में, क्या आप समझते हैं इस घेरे में वन वे आर दी अदर बानी पीटीआई भी आ सकते हैं? जितने खुल के उन्होंने बात की है कि भाई ये तो सारा खेल बकौल उनके, गलत या सही, मेरे लिए रचाया जा उनके मुताबिक, तो क्या वो भी इस घेरे में आ सकते हैं? आपकी सेंस क्या है इसमें? देखिए, जो सेंस है और जो कुछ इशारे हैं, कुछ इशारे, वो इशारे तो बड़े खतरनाक है काजी साहब, और वो इशारे ये हैं कि शायद इमरान खान साहब को भी इसके अंदर बाकायदा तौर पर शामिल किया जाएगा, क्योंकि हम फौज के अंदर ये भी है कि हम तो अपना बंदा नहीं छोड़ रहे, हम कोई एक्सेप्शंस नहीं क्रिएट कर रहे। तो अगर इस बगावत के अंदर, क्योंकि जनरल फैज हमीद साहब को वो बगावत का मुर्तकिब भी समझते हैं, चार्ज होते हैं नहीं होते, लेकिन बगावत का मुर्तकिब भी समझते हैं वो। मुनीब साहब, आप कानून को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। जो आपने बात की कि जनरल फैज को बगावत का मुर्तकब भी समझा जा रहा है और बानी पीटीआई भी इस शिकंजे में आ सकते हैं, ये मामला कब तक निपटता हुआ नजर आ रहा है, हतमी इंजाम तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें सजा क्या हो सकती है मैक्सिमम? ऐसा गुजारिश ये है कि जब किसी चीज ने रॉकेट की स्पीड पे चलना हो तो वो चल पड़ती है, और मुझे और आपको सिर्फ इतला मिलती है, हम घर सुबह सो के उठते हैं कि ये फैसला आ गया। जब किसी चीज ने लटकना हो तो वो लटक जाती है। लेकिन इस मामले में मुझे कोई बहुत डिले नहीं नजर आता। सजा, हाँ, जनरल फैज हमीद साहब के, क्योंकि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो अगर जो है कि अगर ये जो क्लेम किया जा रहा है ना कि उन्होंने बगावत की कोशिश की और सब कुछ, तो उसका तो सेक्शन 31 है पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, उसकी सजा या सजाए मौत है, या फिर कोई उससे कम सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या कोई और सजा जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग के बाद निकलती है। अब उसमें शवायद कितने ठीक हैं कितने नहीं, वो मैं आपको दोबारा मैंने बता रहा हूं कि नहीं पता। लेकिन अगर इमरान खान साहब को भी लाया जाता है तो उसके अंदर भी एक बड़ा मेजर इशू है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि आप सिविलियंस का ट्रायल नहीं कर सकते मिलिट्री कोर्ट के अंदर। लेकिन अगर इमरान खान को भी रोप इन किया जाता है तो वो तो फैसले के ऊपर पता लगेगा ना। फिलहाल तो उनको तहवील में, अगर फौज की तहवील में दे दिया जाता है, अगर मैं एक बात कर रहा हूं, तो वो भी बड़ा ड्रास्टिक होगा, क्योंकि वो तो ब्लैकआउट हो जाएगा इंफॉर्मेशन का। अभी तो वो रिपोर्टर से मिलते हैं, बात करते हैं, उनके टिकट्स चलते हैं, मैं और आप उस पर तज्जिया तबसरा करते हैं। और अगर खुदा न खास्ता मैं बार बार इसलिए इसका जिक्र करता हूं क्योंकि ये एक बड़ा खतरनाक प्रेसिडेंट भी होगा, एक बड़ी खतरनाक मिसाल भी कायम होगी हमारे मुल्क में। अगर ऐसा हुआ कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का मामला वाकई फौजी अदालतों में चला गया और ये सिलसिला वहां शुरू हो गया, तो फिर तो यू नेवर नो, फ्लड गेट्स तो फिर ऐसे ही खुलते हैं ना। एक मिसाल ही